Hello everyone. So in this video we are going to study the chapter electricity. We are going to study all the topics one by one in a very simple way. So let's start. The very first topic of this chapter is charges. So the question is, what is a charge? Let's compare it with a cell. What is a cell? It is the fundamental unit of a body. ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी की फंडामेंटल यूनिट सेल होती है. इन अ वेरी सिमिलर वे अ चार्ज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आखिर इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं तो उसकी भी सबसे छोटी एक फंडामेंटल यूनिट होगी एंड दैट इज अ चार्ज. सो व्हाट इज अ चार्ज? इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Let's discuss more. What is the unit of charge? The unit of charge is coulomb. जैसे ही हमने ये वर्ड सुना, the unit of charge is coulomb, the second question which arises is, what is 1 coulomb charge? So let's discuss. इसको भी आसानी से डिस्कस कर लेते हैं. See, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ और चार्ज होगा, 10 इलेक्ट्रॉन के पास, 100 इलेक्ट्रॉन के पास, 500 इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ चार्जेस होंगे. In a very similar way, 6 into 10 to the power 18 number of electrons के ऊपर भी कुछ चार्ज होगा and that charge is equal to 1 coulomb charge. So what is the answer? Charge attained by 6 into 10 to the power 18 number of electron is 1 coulomb charge. ठीक है भाई, 6 into 10 to the power 18 number of electrons के ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो 1 coulomb के बराबर होता है. So this is the answer of what is 1 coulomb charge. Let's move forward. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब चार्जेस तो हर बॉडी में होते हैं बट हर जगह करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाता ना, बिकॉज देयर इज अ कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज चार्जेस मस्ट फ्लो यूनिडायरेक्शनली. सारे चार्जेस एक डायरेक्शन में फ्लो होने चाहिए. बट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, ये होगा कैसे? हाउ कैन चार्जेस फ्लो यूनिडायरेक्शनली? लेट्स अंडरस्टैंड इट. इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं. यू सी दिस इमेज ऑफ अ वाटर टैंक. ये हर लोकेलिटी में प्रेजेंट होता है. इसकी खास बात होती है, इट इज सिचुएटेड एट अ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. काफ़ी हाइट पे ये होता है. वाई इट इज केप्ट एट अ सर्टेन हाइट? आप कहोगे टू क्रिएट अ डिफरेंस इन प्रेशर. भाई प्रेशर का डिफरेंस रहेगा तभी वाटर विल बी एबल टू रीच ऑल दी हाउसेस. बस यही पॉइंट आपको चार्जेस के लिए भी समझना है. When there will be a difference in electric pressure, then only charges will flow in one direction. What is this difference in electric pressure? It is the potential difference. इसी difference in electric pressure को हम कहते हैं potential difference. Now let's talk in technical terms. आखिर technical terms में current के sense में इस chapter के technical terms को use करते हुए how can we define potential difference? So you see in a conductor a charge flow from one point to another point and some work is done. भाई कुछ तो वर्क होगा ना, बॉडी मूव कर रही है फोर्स लगते ही. सो सम वर्क इज डन. सो रिमेंबर पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन. आई रिपीट, पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. So the work done in carrying a unit positive charge from one point of the conductor to another point is called potential difference. ये हो गया हमारा potential difference. What is its unit? Its unit is V, volt. What is the formula which we have got from this definition? It is V is equal to W by Q, where V stands for potential difference, W stands for work and Q stands for charge. ठीक है, V is equal to W by Q. This is the first formula which we have got from this chapter. Now let's move ahead. अब चार्जेस समझ लिया, चार्जेस की फ्लो होने की कंडीशन समझ लिया, कंडीशन फुलफिल हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया. अब क्या होगा? एन इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दैट इफेक्ट इज करंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट. It is the rate of flow of charges. The definition is, it is the rate of flow of charges. Now in terms of physics, हमारी फिजिक्स की दुनिया में रेट वर्ड का अलग मतलब होता है. रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम. यू डिवाइड वन क्वांटिटी विद टाइम, उसका रेट आ जाएगा. सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करेंट. सो दैट मीन्स द फॉर्मूला इज I is equal to Q upon T.
Q मतलब चार्ज अपॉन टाइम, रेट निकल गया टाइम से डिवाइड करते ही, सो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये था हमारा दूसरा फॉर्मूला इस चैप्टर का। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। और जैसे ही हमने सुना एम्पियर, द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज 1 एम्पियर करंट? भाई 1 एम्पियर करंट को हम कैसे डिफाइन करें? सो यू सी इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। वील राइट डाउन द फॉर्मूला एंड फॉर्मूला इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज सब्सटीट्यूट इट्स वैल्यू। I, Q और T में वैल्यू रख देंगे, लेकिन वैल्यू क्या रखेंगे? हर जगह 1 रख देंगे। ओके, I की जगह वील राइट 1 एम्पियर, Q की जगह 1 कूलम, टाइम की जगह 1 सेकेंड। So that means when 1 coulomb charge flows from one point to another point in a conductor, in 1 second 1 ampere of current is generated. ठीक है, I repeat, फिर से समझ लेते हैं। When 1 coulomb charge flows from one point of the conductor to another, in 1 second 1 ampere of current is generated. तो यहाँ पे हमने समझ लिया है कि चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और करंट क्या होता है। Now let's move on to the next topic, and there's a very important law, and that law is Ohm's law. Now I've oftenly seen students answering this Ohm's law in a very straightforward way. आपसे कभी भी अगर पूछा जाता है Ohm's law तो आप डायरेक्टली बता देते हो कि ये होता है, but there's a proper way of defining anything. ऐसा नहीं कि जो आप बता रहे हो वो गलत है, but we can make it better, right? So कोई भी लॉ होता है, it is actually a relationship between different entities. किसी ना किसी एंटिटी के बीच में वो रिलेशनशिप होता है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डिफाइन इज कोई भी लॉ किसके किसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। सो ओम्स लॉ एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। ठीक है, सो ये हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई दैट इन ओम्स लॉ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। Now in terms of physics there are only two types of relationship, direct and inverse. So Ohm's law states that the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा across the ends of the conductor उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना कम करंट फ्लो होगा। सो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप। भाई जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। फिर से हम समझ लेते हैं इसको एग्जांपल से। अगेन लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द वाटर स्टोरेज टैंक। नाउ दिस टाइम द वाटर स्टोरेज टैंक इज लोकेटेड जस्ट अबव द ग्राउंड। सो माय क्वेश्चन इज विल द वाटर बी एबल टू फ्लो इन ऑल द हाउसेस? सारी लोकेलिटी में जितने भी घर है सब जगह पानी पहुंचेगा क्या? इफ द वाटर स्टोरेज टैंक इज जस्ट अबव द ग्राउंड, द आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज हार्डली एनी प्रेशर डिफरेंस। कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो वाटर फ्लो नहीं कर पाएगा। इन अ वेरी सिमिलर वे अगर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द ओम्स लॉ एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मूला व्हिच वी गेट फ्रॉम ओम्स लॉ। You see, V is directly proportional to I. This is what we get from Ohm's law. And there's a way of removing this sign of proportionality, and that is replacing it with an equal to sign and introducing a new constant in the system. So therefore, in the next step we can see that V is equal to I multiplied by R. What is R here? R is a constant. ठीक है, R यहाँ पे वही constant है जिसकी अभी हमने बात करी। Now what is this R? This is resistance. R यहाँ पे क्या है? Resistance है। So the final formula which we got from Ohm's law is V is equal to I into R, where V is the potential difference, I is the current and R is the resistance. But कोई भी लॉ होता है तो उसकी लिमिटेशन होती है, उसकी एक रेस्ट्रिक्शन होती है। हर जगह हर कंडीशन में वो फॉलो नहीं हो सकता। So in a very similar way there is a limitation or restriction of Ohm's law, and that is the temperature should be kept constant. I repeat, the limitation of Ohm's law is the temperature should be kept constant. Now let's understand why. अभी हमने देखा V is equal to IR where R is a constant and that is resistance.
क्या होगा अगर ये कांस्टेंट ही वेरी कर जाए? सो वी विल नॉट बी एबल टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द अदर टू क्वांटिटीज। अगर v इज इक्वल टू आई आर में r इज द कांस्टेंट और कांस्टेंट ही वेरी कर जाए, सो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाएगा। अब बात आती है ये रेजिस्टेंस वेरी कैसे कर जाएगा? अभी अभी मैंने कहा टेम्परेचर शुड बी केप्ट कांस्टेंट बिकॉज with the variation in temperature the resistance also varies. So this is what we need to understand, that temperature should be kept constant to maintain a relationship between potential difference and current. Because अगर temperature constant नहीं होगा तो resistance भी constant नहीं होगा and we won't be able to establish a relationship between potential difference and current. So this was all about Ohm's law. एक छोटा सा और टॉपिक आता है। अब कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो कर देते हैं, कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर देते। सो वी हैव टू डिफरेंट टर्म्स फॉर देम। द कंडक्टर्स व्हिच फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर्स एंड द कंडक्टर्स व्हिच डोंट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। तो ये हमने पढ़ लिया ओम्स लॉ। Okay, so now let's understand the topic which we have just now got from the Ohm's law, and that is resistance. So the very first question arises, what is resistance? You see, there is a very simple way to remember it. Just remember three letters, R, R, R. रास्ता, रुकावट, resistance. रास्ते की रुकावट को resistance कहते हैं. Now let's try to interpret it in English, convert it into English, and that will be the obstacle or the hindrance in the path of current is called resistance. भाई रास्ते की रुकावट को resistance कहते हैं, obstacle in the path of current is called resistance. So ये हो गया हमारा resistance. What is the unit of resistance? That is ohm. Now there is a very important topic related to resistance, and that is factors affecting resistance. आखिर ये resistance किन factors पे depend करता है? So there are basically 4 factors on which resistance depends. The very first factor is length of the conductor. So that means let's understand the relationship between length and resistance. So the relationship is resistance is directly proportional to length of the conductor. जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होगी. Next factor is resistance is inversely proportional to area of cross section. एंड वी कैन सी इट इन रियल लाइफ ऑल्सो. ये सब हम रियल लाइफ में भी देखते हैं. यू सी आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी वायर आ रही विच इज कमिंग फ्रॉम द पोल एंड गेटिंग कनेक्टेड इन योर हाउस, यू सी दैट वायर इज वेरी थिक, so that means its area of cross section is more. So if we increase the area of cross section, the resistance will get decreased. इसीलिए thick wires are used to give connection in houses, because that thick wires have more area of cross section, due to which there is less resistance. Now you see we can combine these two equations, because in both the equations the left hand side LHS is common. So that means let's combine this. R is proportional to L upon A. R is proportional to L upon A. Now again let's remove this proportionality sign by introducing a constant, and that will be now R is equal to rho into L upon A. Rho into L upon A. Now what is this rho here? आखिर ये रो क्या है? दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. डिफरेंस है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, डिफरेंस है. यू कैन सी इन द फॉर्मूला. रेजिस्टेंस दूसरी चीज है, रेजिस्टिविटी दूसरी चीज है. सो दिस इज एक्चुअली द थर्ड फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस. Okay, this is the third factor of resistance, and that is resistivity. Resistivity is actually an intrinsic property of every material. हर मटेरियल की उसकी खुद की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है. अब वो प्रॉपर्टी वेरी करती रहती है. किसी में रेजिस्टिविटी कम होगी तो करंट आसानी से फ्लो करेगा, किसी में रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो करंट नहीं फ्लो कर पाएगा. अब कॉपर में रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, दैट इज वाई इट इज अ गुड कंडक्टर. वुड में रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, एंड दैट इज वाई उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. सो यू सी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी. ग्रेटर द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल, ग्रेटर विल बी इट्स रेजिस्टेंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ फैक्टर, एंड द फोर्थ फैक्टर इज टेम्परेचर. याद करिए ओम्स लॉ में हमने क्या लिमिटेशन पढ़ा था? टेम्परेचर शुड बी केप्ट कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज विद द वेरिएशन इन टेम्परेचर the resistance will also vary.
So what is the relationship between temperature and resistance? Both are directly proportional. That means with the increase in temperature, the resistance in the conductor will also increase. ऐसा क्यों होता है? Let's understand. भाई चार्जेस फ्लो कर रहे हैं आराम से, ठीक है, जब तक वो आराम से यूनिडायरेक्शनली फ्लो करेंगे तब तक तो हमारा करंट अच्छा रहेगा. नाउ हमने क्या किया? वी इंक्रीज द टेम्परेचर, और जैसे ही टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर दीज चार्जेस हैव गॉट एनर्जी, और ये सब अब अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करने लगे, और जैसे ये अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करने लगे, करंट को दिक्कत होने लगी फ्लो करने में. So this means with the increase in temperature, the resistance also increases. So ये थे हमारे 4 factors जिन पे resistance depend करता है. Okay, so now let's move on to the next topic and that is Joule's law of heating. Again law है तो किसी चीज के बीच में relationship होगा. That is actually the relationship between current and heat. Joule's law of heating कहता है एक के साथ एक free वाला concept. जहाँ current होगा वहाँ heat भी होगी. बट इसमें थोड़ा सा ये डिफाइन हो जाता है दैट दिस हीट ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी. दैट मींस द फैक्टर्स ऑन विच दिस हीट इज डिपेंडेंट दैट वी कैन गेट फ्रॉम द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सबसे पहले देखते हैं पहला स्टेटमेंट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का. इट स्टेट्स दैट इफ H मींस हीट एंड I मींस करंट देन H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. That means heat is directly proportional to square of the current. भाई जितना ज़्यादा current उतनी ज़्यादा heat. Second point, let's say R for resistance. So therefore H is directly proportional to R. That means जितना ज़्यादा resistance उतनी ज़्यादा heat. ये कैसे हुआ? समझ लेते हैं. जितना ज़्यादा resistance, that means the current is facing a lot of obstruction in its path and that is getting gathered. Current इकट्ठा हो रहा है. और मैंने अभी क्या कहा? करंट के साथ साथ हीट भी मिलती है, तो जितना ज्यादा करंट गैदर हो जाएगा उसके साथ हीट भी ज्यादा होगी. सो देयरफॉर हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. एंड द थर्ड पॉइंट इज लेट्स से T इज फॉर टाइम. सो देयरफॉर H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. इसका क्या मतलब हुआ? जितना ज्यादा टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट है उतनी ही ज्यादा हीट भी निकलेगी. भाई आपने बल्ब जलाया, बल्ब आपने जलाया 2 मिनट के लिए, उसके बाद आपने बंद कर दिया, हीट निकलेगी, थोड़ी सी हीट निकलेगी. इस बार आपने 2 घंटे तक बल्ब जलाया और फिर आपने हीट देखा तो इस बार ज्यादा हीट निकलेगी. सो टाइम पीरियड ऑफ फ्लो ऑफ करंट जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हीट निकलेगी. नाउ इफ वी कंबाइन ऑल दीज 3 इक्वेशंस टुगेदर द फाइनल इक्वेशन विल बी H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. अब आपको लगेगा कि हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल टू लगाया लेकिन कांस्टेंट नहीं लगाया. कांस्टेंट लगाया है, but here the value of constant is 1. Therefore the final equation which we got from Joule's law of heating is H is equal to I square RT. There are basically 2 types of connection. One is series connection and the other one is parallel connection. Let's understand them one by one. Let's start with series connection. So this is a diagram representing series connection in which all the appliances are connected one after the another. What is the identification of series connection? The identification is that in this type of connection there is only one path available for the current to flow. Current के लिए सिर्फ एक रास्ता रहेगा flow करने के लिए. And somehow this is actually a disadvantage of series connection also. Because अगर इन सारे appliances में से let's say the first appliance fails. Let's say the first appliance fails, so the current will not able to reach the next appliance. Because circuit break हो गया and there is only one path for the current to flow. That is why this is the disadvantage of series connection. Let's move further to the parallel types of connection. So this is a diagram representing parallel connection. What is the identification of parallel connection? In this type of connection there are multiple paths available for the current to flow. अब क्या ये अच्छा होता है या ये सीरीज से भी खराब होता है? Let's understand. अगर मल्टीपल कनेक्शंस में मल्टीपल पाथ है हमारे पास फॉर द करंट टू फ्लो, अगर कोई भी एक पाथ फेल हो गया, लेट्स से किसी भी एक पाथ में अप्लायंस फेल हो गया, सो स्टिल द करंट हैज एन ऑल्टरनेटिव पाथ. करंट को एक दूसरा पाथ अवेलेबल रहता है फ्लो करने के लिए. और यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर एक अप्लायंस फेल कर गया तो बाकी सब में करंट पहुँच नहीं पाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज द करंट हैज मल्टीपल पाथ्स टू फ्लो. सो ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज होता है पैरेलल कनेक्शन का.
Now let's talk about equivalent resistance. What is equivalent resistance? Let's say there are multiple resistance present in a circuit. अब इन सारे रेजिस्टेंस को अगर हम हटा दें और इन सारे रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें, so that will be called as the equivalent resistance. And there's a different way of calculating equivalent resistance in both the types of connection, in series and in parallel. Let's say R1, R2 and R3 are the three resistors available and they are connected in series. So how can we calculate the equivalent resistance? By simply adding them. So that means capital R is the equivalent resistance and that is equal to R1 plus R2 plus R3. Okay, so R1 plus R2 plus R3 is the equivalent resistance, and in a very simple way we can calculate the equivalent resistance in the series connection. Now what is the formula for parallel connection? Now in parallel connection, if R1, R2 and R3 are the three resistance, so the equivalent resistance will be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So these are the two formulae available for series and parallel connection. Now what can we infer out of these two formulas? इन दो फॉर्मूले से हमें समझ में क्या आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में. Let's take few examples. Now let's take some values for R1, R2 and R3 and see what result we can get in case of equivalent resistance in both the cases. Let's say all the resistance are of 2 ohms. Okay, so that means the equivalent resistance in case of series connection will be 2 plus 2 plus 2. That means R equivalent is equal to 6 ohm. Now let's take the values for parallel connection. Now this time it will be 1 upon R is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2. So this will be equal to 3 upon 2. Okay, this will be equal to 3 upon 2. So that means R is equal to 2 upon 3 ohms. R is equal to 2 upon 3 ohm. Now what result we getting out of here? You see, in case of series connection, the equivalent resistance is even greater than the individual resistance. But in case of parallel connection, the equivalent resistance is lesser than the individual resistance. So that means in case of parallel connection, the equivalent resistance is always lesser than the individual resistances. This is a very important point. यहाँ से हमें ये भी समझ में आ जाता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं और हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना है तो हम किस तरीके का कनेक्शन यूज करेंगे. विल कनेक्ट देम इन सीरीज क्योंकि उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा आता है. एंड द क्वेश्चन इज इफ वी हैव टू प्रोड्यूस लेसर रेजिस्टेंस तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें पैरेलल वे में कनेक्ट कर देंगे और इस तरह हमें सारी चीजें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमें मिलेगा दैट विल बी लेसर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. तो ये था हमारा सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड बिटवीन सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन. अब इसी पे आपके न्यूमेरिकल भी इसी तरीके के आते हैं. यू विल बी हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस इन दी सर्किट एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. नाउ द सर्किट कैन वेरी फ्रॉम एनी फॉर्म. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. I am attaching an image and it's up to you how you can calculate it. Okay, so this is the image and this is actually a homework for you. Try to find out the equivalent resistance in this case. That's all. Thank you everyone.